चलें, गुड मॉर्निंग सबको। राष्ट्रपति की शक्तियां ये देख रहे हैं, है ना। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल मैं बार बार बोला हूं, आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है उसको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं, आ रहे हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट आपके उसकी जो शक्तियां हैं, है ना। सीजीपीएससी का आप देखेंगे तो राष्ट्रपति से एक न एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। चाहे उसके आर्टिकल को पूछे, चाहे व्यक्ति का नाम पूछे, या उसके कार्य को पूछे, ठीक है, या उससे संबंधित प्रावधान पूछे, है ना। वहां भी आता है, लेकिन एसएससी वगैरह में क्या है कि पूरा केवल 25 क्वेश्चन आना है पूरा जीएस से, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि किससे पूछेगा, रेंडमली उठाता है। दूसरा ये कि एसएससी और रेलवे में आपके डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कभी भी, केवल ऊपर ऊपर का। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां कौन से आर्टिकल में दो चार ठो, है ना। मैं जैसे अभी डीप पढ़ा रहा हूँ आप लोग को ना, ये जो लेवल है आपका सीजीपीएससी में भी, आपके मेंस में भी इसी लेवल का पढ़ाते हैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, पूरा अंदर तक के, ठीक है। तो एसएससी और रेलवे में बहुत हाई लेवल का नहीं पूछा जाता, एकदम ऊपर। वहाँ आपके है वेटेज मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज होता है एसएससी में, ठीक है, और साइंस का। हाँ, एसएससी और रेलवे आपके पूरा साइंस बेस्ड होता है ना। मतलब 25 क्वेश्चन में मान के चलो आपका कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन केवल साइंस का रहेगा, जीएस का केवल 10-12 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कार्यपालिक शक्ति, है ना, एग्जीक्यूटिव पावर जिसको बोलते हैं ना। तो कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत मैं बताया था कि जो कार्यपालिक शक्ति है राष्ट्रपति का, वो उसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। वो सारे काम अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं, और उसके अधीनस्थ है आपके मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद के सलाह या सहयोग से ही सारे काम वो करते हैं, ठीक है। बहुत सारी नियुक्ति वगैरह बताया था मैं, सारी चीज। आज हम देखेंगे आपके विधायी शक्ति, है ना। दूसरा नंबर आपकी बी नंबर ले लेना। विधायी शक्ति, है ना। विधायी शक्ति, लेजिस्लेचर पावर इसको बोलेंगे ना, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, ठीक है। तो विधायी शक्ति मतलब होता है कि विधायिका का या विधायिका के अंग के रूप में जब आपके राष्ट्रपति कार्य करते हैं तो उस समय उसकी क्या क्या पावर है। देखिए थोड़ा समझिए, है ना। विधायिका मतलब विधायिका का नाम क्या है, संसद। और संसद के आपके हम लोग पढ़ते हैं हमेशा 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो एक प्रकार से देखो संसद के डायरेक्ट अंग है राष्ट्रपति, दिख रहा है हमको भाई, इसके अंग है ना, ठीक है। और ये आपके संसद का अंग होगा, ऐसे करके ये लिखाएगा आपके आर्टिकल 79 में। तो 79 के आधार पर सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होगा, और ये अंग है तो इसके आधार पर इसको भी कुछ पावर दी गई है। कल मैं कुछ कुछ बताया भी था पिछले क्लास में कि कोई भी विधेयक जो प्रस्ताव है जब तक के राष्ट्रपति के साक्षर नहीं होगा तब तक वो अधिनियम नहीं बनते हैं या कानून नहीं बनते हैं, ठीक है। तो पहले आपको आर्टिकल मैं लिखा देता हूं, क्योंकि आर्टिकल पहले याद होना चाहिए। संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान का मूल आर्टिकल ही है। आर्टिकल याद है तो हमको सारी चीज याद रहेंगे, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल मैं आपको लिखा रहा हूं यहाँ, जिसके आधार पर हम लोग इसकी शक्तियों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पहले याद रखना आपके अनुच्छेद को, फिर उसका हम करेंगे डिस्क्राइब। 79 आपको याद रखना है, ठीक है। 79 के बाद आपके हैं 83, मतलब 80 और ये क्लॉज 3, अनुच्छेद 80(3). 85 आपको याद रखना है इसके अंतर्गत ना, विधायी शक्ति के अंतर्गत आर्टिकल 85, 86, 87, ये, ठीक है। आर्टिकल 91, 91(1) है ये, है ना। 95(1) है ये भी, ठीक है। आर्टिकल 91, 95(1) कमिंग कमिंग, ठीक है। उसके बाद आपके है आर्टिकल 123, ठीक है। आर्टिकल 123, ये आर्टिकल 123 क्या बताता है बताइए। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति, है ना। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति बताता ही है। इसके पहले आप एक चीज और लिखो, है ना, आर्टिकल 108 भी है। आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108, ठीक है। 123, फिर इसके बाद आपके हैं
कुछ ऐसे विधेयक या ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे कमिंग कमिंग, ऐसे विधेयक या ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है ना, आपको मिलेगा आर्टिकल 3, है ना, आर्टिकल 3, आर्टिकल 274, ठीक है। जो इसको आगे करो, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, आर्टिकल 274, ठीक है, आर्टिकल 304, 304 का भी आपके क्या है, बी है, आर्टिकल 304 बी, ठीक है। उसके बाद आपके हैं वीटो पावर की शक्ति भी इसी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि विधायिका के अंतर्गत आता है वीटो पावर। हालांकि हम आगे और देखेंगे इसको डिटेल, है ना। तो आर्टिकल 1111, आर्टिकल वीटो पावर में आपके एक और आएंगे आर्टिकल 201, जो राज्य की विधायिका से संबंधित रहेगा ना। अभी केवल आर्टिकल लिखिए, इसको पूरा भी मैं डिटेल करूंगा, ठीक है। उसके हाँ, पूरा विधायी शक्ति के अंतर्गत पढ़ेंगे इसको पूरा, ठीक है। आर्टिकल 111, उसके बाद आपके आर्टिकल 201, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ संस्था है जिसकी आपके प्रतिवेदन को वो आपके विधायिका के शक्ति के अंतर्गत वो संसद में रखवाता है। जैसे मान के चलो आपके आर्टिकल 281 के अंतर्गत वित्त आयोग के प्रतिवेदन, आर्टिकल 323 के अंतर्गत यूपीएससी के प्रतिवेदन, आर्टिकल 338 बी ओबीसी का प्रतिवेदन, ओबीसी आयोग, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसके आपके प्रतिवेदन को रखा जाएंगे ना। आर्टिकल 212 भी है यहाँ पास, है ना, सॉरी आर्टिकल 112, 112 मतलब क्या है, आर्टिकल 112, इतना चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। सबको हम करेंगे डिटेल अभी, ठीक है। यहां से यहां तक के आपके जो है ये वाले जो मामले आएंगे वो आपके आएंगे पूर्वानुमति वाले मामले आएंगे विधायी के अंतर्गत, है ना। ये जो मामले आएंगे दोनों आपके वीटो की पावर देता है, ठीक है। ये जो मामले आएंगे आपके ये प्रतिवेदन वाले हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसे आपके रिपोर्ट या प्रतिवेदन है जिसको राष्ट्रपति कहाँ करवाता है, संसद में रखवाता है, ठीक है। और ये ऊपर आपके डायरेक्ट इसमें एक्शन लेते हैं, आर्टिकल 79, 80, 85, 86, 87, 91, 95। चलो सबको अब करते हैं हम लोग डिटेल, ठीक है। तो ये सारे जो आर्टिकल इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, राष्ट्रपति संसद को क्या करती है, नियंत्रित करती है। संसद मतलब विधायिका, ठीक है। तो यही हम देख रहे हैं विधायी शक्ति, ठीक है। चलिए कोई छूटना नहीं चाहिए ना। सबसे पहले आपका ये देखो आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79, ये बोलता है आपके राष्ट्रपति संसद का अंग होगा या अंग है, ठीक है। क्यों ये बोला गया है, क्योंकि हमारे हम लोग जब पढ़ते हैं आर्टिकल 79 में क्या है, संसद है, और संसद के 3 अंग होते हैं, अभी बताया हूं मैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसके आधार पर आपके क्या है, राष्ट्रपति डायरेक्ट संसद के अंग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके लिखेंगे अनुच्छेद 85, है ना, या अनुच्छेद 80 पहले, 83, आर्टिकल 83, है ना। अब 80 में क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए हल्का से, 80 और 81 और आपके 79 तीनों एक साथ है, 79 है कि 89 है, ये 79, 80 और 81, इसमें आपके संसद है, इसमें आपके राज्यसभा है, इसमें आपके लोकसभा है। संसद के गठन का प्रावधान है, राज्यसभा के गठन का प्रावधान, इसमें आपके लोकसभा के गठन का प्रावधान है, ठीक है। तो संसद, राज्यसभा, ये देखो ना, संसद, फिर 80 आपके राज्यसभा, 81 लोकसभा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे आपके बनाए गए हैं, ठीक है। तो 80 के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति को 83 में एक पावर दी गई है कि वे क्या कर सकते हैं, आपके राज्यसभा में कमिंग कमिंग 12 सदस्य, है ना, 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत
कर सकते हैं। बैठिए बैठिए। अब ये 12 सदस्य आते कहाँ से, पहले भी बताया हूं आप लोग को, तो कला साहित्य, कला साहित्य विज्ञान एवं समाज सेवा में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले, है ना, महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त, लिखो ख्याति प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। क्या क्या लिखूं मैं, आर्टिकल 80(3). तो 80 में आपके देखो राज्यसभा के गठन का प्रावधान है, ठीक है, लेकिन इसी 80(3) क्लॉज में क्या बोला गया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को, 12 सदस्य को मनोनीत करेगा। ठीक है, मनोनीत मतलब ये भी इसका स्वविवेक की शक्ति नहीं, ध्यान रखेंगे। फिर किसके माध्यम से करेगा, मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा ना, जिसको मंत्रिपरिषद बोलेगा उन्हीं लोग को। ठीक है, और कैसे लोगों को करेगा, तो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, और समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग कम से कम 20-25 साल काम किए हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम, ठीक है, उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, आपके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को रिप्रेजेंटेशन ये करते हैं लोग संसद में। जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, यही व्यक्ति करेगा ना भाई, जो आपके 20-25 साल काम किए हैं। तो संसद में उसके भी आपके हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, या उसको जो सुविधा चाहिए वो आपके ये बात उठाया जाएगा संसद में ये। ठीक है, तो ये आपके हो गया आपके आर्टिकल 80(3). फिर आप क्या आते हैं आर्टिकल 85। अनुच्छेद 85 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 85। और इसमें 3 चीज लिखा हुआ है ना, संसद का या संसद के, लिखो इसको ना, संसद के सत्र को आहूत, संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान एवं विघटन ठीक है की शक्ति, ये आपके होते हैं किसको, राष्ट्रपति को ना। तो संसद के सत्र को आहूत करना, आहूत मतलब होता है आपके संसद के सत्र को बुलाना या सत्र को चालू करवाना। ठीक है, अब इसको समझते संसद का सत्र क्या होता है। तो संसद का आपके 3 सत्र चलते हैं एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, बजट सत्र आपके होते हैं, शीत सत्र होता है आपके, है ना, मानसून सत्र आपके होता है। मतलब जिसमें आपके जितने भी सदस्य हैं संसद के, लोकसभा बोलो चाहे राज्यसभा वाले, वो लोग जा करके आपके दिल्ली के संसद भवन में बैठ करके चर्चा करते हैं, जिसको आप लोग टीवी में देखते हैं ना, कि आज ये मुद्दा उठाया गया, आज ये बात की गई। तो प्रस्ताव वगैरह है, विधेयक है, या देश के आपके कानूनी स्थिति, इसके ऊपर चर्चा की जाती है, पूरे सदस्य, पक्ष और विपक्ष वाले। तो उसको बोलते हैं आपके सत्र। सत्र मतलब सीधी बात है आपके संसद भवन में बैठ करके बैठक करना, सारे सदस्य, है ना। हालांकि सारे सदस्य उपस्थित नहीं रहते, बताया हूं मैं आपके 543 में से आपके जितने भी हो सके, 400 रहेंगे, 350 रहेंगे, जितने लोग भी रहेंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, मिलकर के आपके ये बैठक करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आपके सत्र। तो एक वित्तीय वर्ष में 3 सत्र चलते हैं। ठीक है, मानसून सत्र हो गए, शीतकालीन, और आपके बजट सत्र। ठीक है, तो संसद के सत्र को आहूत, आहूत मतलब होता है आपके बुलाना। सत्रावसान मतलब होता है आपके एक सत्र की समाप्ति, एक सत्र की समाप्ति। इसको समझिए पहले, उसके बाद लिखेंगे सत्रावसान। एक सत्र की समाप्ति मतलब होता है, देखो अभी मैं बताया हूं कि एक वर्ष में आपके कितने 3 सत्र होते हैं, 1 2 3। तो कोई भी जो सत्र है ना, उसका आपके एक टाइम लाइन होता है ना, मान के चलो आपके 102 महीना आपके चल सकता है, 30 दिन भी चल सकता है, 25 दिन भी चल सकता है, 40 दिन भी चल सकता है। समझ में आ रहा है, संसद का जो सत्र है आपके, उसका कोई निश्चित समय सीमा नहीं रहता है। ठीक है,
वो आपके लोग तय करते हैं। कौन लोग? संसद के आपके जो अध्यक्ष वगैरह जो लोग हैं, ये लोग मिलकर के तय करते हैं कि कितना लंबा चलाना है। अब आपके जिस दिन आपके जैसे प्रथम सत्र अगर चल रहा है संसद का, तो सबसे लास्ट के दिन जब आपके संसद को सत्र को समाप्त करना है, उस दिन आपके क्या करेगा? राष्ट्रपति आपके संसद की सत्र की समाप्ति को, है ना, घोषणा करेगा या समाप्ति का घोषणा करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सत्रावसान। ठीक है, एक सत्र को समाप्त करना, इसको बोलते हैं आपके सत्रावसान। समाप्त का मतलब ये होता है कि उस दिन से अब कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब आपके जैसे ही आपके अगला सत्र होगा, ये वाला समझ में आ रहा है, ये आपके पहला सत्र समाप्त होगा, फिर दूसरा सत्र लगभग 4-6 महीने के बाद, तो फिर इस सत्र का आपके फिर लास्ट के दिन क्या करेंगे? सत्रावसान करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर आपके ये सत्र समाप्त होंगे, फिर तीसरा सत्र चलेगा 4-6 महीने के बाद, तो फिर से आपके ये सत्र का समाप्ति करेंगे। तो लास्ट के दिन जो आपके संबोधन देते हैं उसको बोलते हैं आपके सत्रावसान, एक सत्र की समाप्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे सत्र के बारे में पढ़ेंगे। 3 सत्र होता है। ठीक है, विघटन, तो विघटन मतलब होता है आपके, ये विघटन आपके करते हैं केवल आपके लोकसभा का। विघटन मतलब होता है आपके समाप्ति। ठीक है, अगर लोकसभा, ठीक है, अब इधर थोड़ा समझते हैं पहले। दो प्रकार के सभा होते संसद की, मैं बताया हूं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का निर्वाचन कैसे करते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष करते हैं। भाई लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सांसद। और इसका निर्वाचन हम लोग डायरेक्ट करते हैं, प्रत्यक्ष। हम लोग चुन करके आपके क्या करते हैं? इसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, इसको भी सांसद ही बोलते हैं इसको, लेकिन इसकी नियुक्ति कैसे होती है? अप्रत्यक्ष होता है। इसको कौन चुनते हैं? राज्य के विधायक, जितने भी राज्य होंगे उस राज्य के विधायक लोग आपके इसको चुनते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके अप्रत्यक्ष, और इसको भी हम क्या बोलते हैं? सांसद ही बोलते हैं। तो देखो, राज्यसभा एक क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन मतलब होता है कि एक बार ये जब स्टार्टिंग हुए हैं, बना है 1952 में, तब से लेकर के अभी तक ये चल ही रहा है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके जो सदस्य है, इनके जो टोटल सदस्य, इसमें कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। इस 245 के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब उसके पद समाप्त होते हैं। और हर 2 वर्ष के बाद आपके जितने सदस्य समाप्त होते हैं, मतलब जितने सदस्य के पद समाप्त होते हैं, उतने ही सदस्य चुने जाते हैं हर 2 वर्ष में। इसी कारण ये जो सदन है, कौन सा? राज्यसभा, ये कभी भी आपके विघटन नहीं होते हैं, ये आपके स्थायी सदन है। ये भी क्वेश्चन आपके आता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में ना, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो अभी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। फिर से एक बार बोल रहा हूं, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की नियुक्ति कैसे करते हैं? अप्रत्यक्ष। राज्यसभा अप्रत्यक्ष। ठीक है, और ये आपकी क्या है? एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भी समाप्त या विघटन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके सदस्यों के 1/3 संख्या का सेवानिवृत्त प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। सेवानिवृत्त मतलब उसके पद समाप्त होते हैं। ठीक है, और जिस वर्ष समाप्त होंगे उसी वर्ष 1/3 सदस्य फिर से चुने जाते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये स्थायी सदन, तो इसका कभी भी विघटन या समाप्ति नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है। और ये आपके क्या है? अस्थायी सदन है। ये प्रत्येक 5 साल के बाद हम इसको हटा सकते हैं या स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और हर एक 5 साल के बाद क्या होता है? इसका फिर से चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद जिस दल को बहुमत मिलेगा वो दल अपना सरकार बनाएगा, और सरकार बनाने के बाद एक प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हर साल चलता है। तो यदि लोकसभा किसी कारणवश अगर ठीक से नहीं काम कर रहा है, या प्रधानमंत्री अगर बोलेगा कि लोकसभा को विघटन कर दो, या फिर विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, ठीक है, सरकार को अगर गिरा देते हैं, मतलब सरकार को अविश्वास के माध्यम से अगर उसको पद से हटा देते हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या कर सकता है? लोकसभा राज्यसभा को सॉरी लोकसभा को समाप्त कर सकता है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। इसकी नियुक्ति हर एक 5 साल में हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश, जैसे मान के चलो लोकसभा आपके क्या है? गठबंधन वाली सरकार बनाए गए। गठबंधन वाले मतलब जानते हो? गठबंधन मतलब होता है, इसको सामान्य भाषा में खिचड़ी बोलते हैं। एक साथ मिला देते हैं ना सबको, खिचड़ी, तो इसको बोलते हैं खिचड़ी सरकार। मतलब ये है कि जो सरकार बने वो आपके कोई एक दल का नहीं है,
बहुत सारे दल मिलकर के सरकार बनाए हैं, ठीक है। मान के चलो आपकी इसमें आपके बीजेपी भी है, ठीक है, आपके आम आदमी पार्टी है, इसी में अकाली दल है, ठीक है, ऐसे मान के चलो बहुत सारे दल हैं ना, आम है आपके, अवाम पार्टी जिसको बोलते हैं। अब ये लोग मिलकर के सरकार बनाए हैं। सरकार कितने साल के लिए रहेंगे? 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर बीच में एक दो पार्टी आपके निकल गए कि हम लोग आपके साथ सरकार में नहीं रहेंगे, तो इसकी सरकार क्या हो जाएगी? अल्पमत में आ जाएगी, जो सरकार चल रही थी। अब जब अल्पमत में आ जाएंगे तो उस समय आपके क्या होता है कि इसको आपके बहुमत साबित करना होता है कि हमारे पास पूरा बहुमत है। या फिर क्या करेंगे कि विपक्ष वाले इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे कि आपको, आपके पास जो सदस्य होना चाहिए उसकी आपके टोटल विश्वास नहीं है, मतलब बहुत सारे सदस्य क्या हो चुके हैं? निकल चुके हैं। तो इसके खिलाफ क्या ले आएंगे विपक्ष वाले? अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसको चुनौती दी जाती है, किसको? सरकार को। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो उस कंडीशन में इसकी सरकार चली जाएगी, गिर जाएगी, और जब सरकार ही गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा? लोकसभा का समाप्ति हो जाएगा। तो ये लोकसभा को विघटन या समाप्ति करने का अधिकार केवल किसको है? राष्ट्रपति को। यहां लिखे ना आर्टिकल 85 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 85 में 3 प्रावधान है। सबसे पहले आपके क्या है? संसद के सत्र को आहूत करना। आहूत मतलब होता है बुलाना, ठीक है। सत्रावसान मतलब एक सत्र की समाप्ति। और विघटन मतलब केवल किसका होगा? लोकसभा का विघटन, यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो, ठीक है। ऐसे तो 5 साल के बाद स्वतः विघटन हो जाएंगे। लेकिन अगर बीच में अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, या फिर अगर विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं और वो पास हो गया है, तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति विघटन कर सकते हैं। समझ में आया तीनों बातें? ठीक है, किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चले तो फिर ये सारे आपको बताने के लिए था, है ना। आगे हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अरे यार, ठीक है, चलिए तीनों बातें समझ में आया आप लोग को? चलिए, इसके बाद आपके कौन से अनुच्छेद 85 के बाद क्या है? अनुच्छेद 86 और 87 दोनों एक साथ समझिए आप, ठीक है। 86 और 87 को, ठीक है। 86 आपके बोलता है आपके राष्ट्रपति का आपके संबोधन है इसके में, है ना। 86 आपके बोलता है राष्ट्रपति का संबोधन। राष्ट्रपति का संबोधन या संदेश, ये आपके 86 में, ठीक है। तो किसको संबोधित करेगा? तो संसद को, ठीक है। संसद को संबोधित करेगा या संसद के किसी सदन को संबोधित करेगा, या एक साथ भी संबोधित कर सकता है, या उसको क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है। संदेश कैसे भेजेगा? तो कोई मामला है जिसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा आपके कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, इधर समझिए थोड़ा। राज्यसभा हो गया आपके, ठीक है, और आपकी क्या है? लोकसभा। अगर कोई प्रस्ताव अगर राज्यसभा से पास हो चुका है, ठीक है, और लोकसभा वाले आपके चुपचाप दबाग बैठ गए हैं, इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में लोकसभा को क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है कि भाई इधर से पास हो गया है प्रस्ताव, आप लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा देखिए और कितना लेट करोगे। या फिर अगर लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा वाले चुपचाप बैठे हैं, तो उस कंडीशन में आपके राज्यसभा को प्रस्ताव भेजेंगे। या फिर ऐसे कोई प्रस्ताव या विधेयक तैयार है ना जिसको आपकी चर्चा करने किसमें? संसद में। संसद मतलब दोनों सदन में। लेकिन इस विधेयक को आपके संसद वाले चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब मामला भी लंबित है, तो उस कंडीशन में भी आपके राष्ट्रपति क्या है? संसद को संदेश भेजेगा कि एक नया प्रस्ताव लाने वाले हैं या फिर नया विधेयक आने वाला है, उसमें थोड़ा क्या कीजिए आप लोग? चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके संदेश। और संबोधन मतलब होता है आपके डायरेक्ट, है ना। राज्यसभा जैसे आपके बीच बात में अगर जैसे संबोधन देना है तो राष्ट्रपति को बुलाया जाता है आपके। राष्ट्रपति आपके राज्यसभा में भी दे सकते हैं संबोधन। संबोधन मतलब एक प्रकार से अपना वक्तव्य, है ना, विचार रखना, ठीक है, कि सरकार कैसे चल रहा है, आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए, देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इनके बारे में वो थोड़ा सा आपके भाषण देंगे, ठीक है। वैसे लोकसभा में भी दे सकते हैं, या दोनों को एक साथ बैठा करके भी दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं आपके राष्ट्रपति का संबोधन और राष्ट्रपति का संदेश, ठीक है। ये आपके आर्टिकल 86 की बात है ना, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल ये 86 है, ठीक है। आर्टिकल 87 आपके बोलता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण,
अभिभाषण, विशेष लिखा है ना, विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होता है वो आपके दिया जाता है आपके संसद को दिए जाते हैं, इसको भी, ठीक है। तो कब देते हैं, तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, है ना, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में ये दिए जाते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान रखेंगे ना, देखो संसद को आपके क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यहां शब्द वाले लिए है ना, ध्यान रखेंगे आर्टिकल ये 87 है ना, यहां लिख लेना, ये 87 की बात है, विशेष अभिभाषण है ये, ठीक है। ऊपर वाले में केवल संबोधन था और संदेश था, ठीक है। तो विशेष अभिभाषण कब देंगे, जब हर एक 5 साल के बाद चुनाव होता है, अभी बताया हूं आप लोग को। तो जैसे ही आपके चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद जो आपके नए सरकार बनाएंगे, समझ में आ रहा है, तो उन नए सरकारों को या तो अलग से आपके लोकसभा को संदेश दे सकता है, सॉरी भाषण दे सकता है, या लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठा करके क्या दे सकते हैं, आपके भाषण दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं आपके विशेष अभिभाषण, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में आपके क्या करते हैं, अभिभाषण देते हैं। तो अभी बताया हूं मैं 3 सत्र चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके बजट है ना, बजट नहीं, एक्चुअल में आपके सबसे पहले आपके मानसून सत्र होता है ना, उसके बाद आपके हैं बजट, है ना, शीतकालीन, फिर उसके बाद आपके बजट सत्र। तो जो भी आपके प्रथम वर्ष के जो प्रथम सत्र होंगे, उसमें क्या देंगे, वो विशेष अभिभाषण देंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से चालू करवाना, सत्र को चालू करवाने का काम करेगा वो, ठीक है। तो आपको केवल याद रखना कि 86 में क्या है, तो संबोधन और संदेश है। 87 में क्या है, तो विशेष अभिभाषण। 85 में क्या है, ये 3 बातें याद रखेंगे, आहूत, सत्रावसान और विघटन, ये 3 शब्द वाली है, ठीक है। आगे चलते फिर, अनुच्छेद 87 के बाद आपके क्या है, अनुच्छेद, बताइए ऊपर क्या लिखे थे, और हाँ सीधा आपके 91 एक और 95 एक, इसमें आपके बोला गया है यदि लोकसभा, ये इसको शॉर्टकट में लिखो, यदि लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति का पद, सभापति का पद, है ना, लंबित है, लंबित मतलब अभी वो नियुक्त नहीं हुए हैं, ठीक है। यदि लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति का पद लंबित हो, तो राष्ट्रपति सदन की कार्यवाही हेतु अध्यक्ष या सभापति, है ना, अध्यक्ष या सभापति का नियुक्त कर सकते हैं, है ना। सभापति की नियुक्ति लिख लेना, की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लंबित है बोलो, या फिर हो सकता है आपके अचानक से कोई किसी कारणवश अगर डेट वेट हो गया लोकसभा के अध्यक्ष का या राज्यसभा के सभापति का, तो उस कंडीशन में इनको अधिकार है, ठीक है, किनको, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति आपके दोनों सदन के संचालन के लिए क्या है, सभापति या फिर अध्यक्ष। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, देखो लोकसभा जो है आपके, ठीक है, लोकसभा के जो सदन की कार्यवाही करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग अध्यक्ष, ठीक है। और राज्यसभा के जो सदन की कार्यवाही करते हैं उसको बोलते हैं सभापति। काम दोनों को सेम ही रहेगा, बस नाम थोड़ा अलग अलग है, समझ में आ रहा है। यहां भी आपके सदन की कार्यवाही का संचालन करेगा। आप देखें जब सदन का सत्र चलता है तो आपके नीचे में सबके सब बैठे रहते हैं और एक ठो बीच में ऊपर में कुर्सी में बैठा रहता है,
कि माननीय सभापति जी ऐसा बोलते हैं, ठीक है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके सारे बात की जाती है। सुने कि नहीं सुने हैं? या माननीय अध्यक्ष जी ऐसा। तो नाम केवल अलग है, काम दोनों का लगभग लगभग सेम है, ठीक है। आप पीछे कैसे चले गए? अरे इतना छोटा हो गया हम लोग का वो। अच्छा तो अच्छा, ठीक, तो इसको थोड़ा आगे खसका लेना था ऐसे, ठीक है। चलिए तो इसको समझते हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोकसभा और राज्यसभा के, है ना, अगर किसी कारणवश अगर सभापति या अध्यक्ष का पद अगर लंबित है या फिर आपके किसी कारणवश अगर नहीं चुने गए हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को अधिकार है कि दोनों सदन के कार्यवाही के लिए अध्यक्ष या सभापति की नियुक्ति वो कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जब आपके सभापति या अध्यक्ष की जब चुनाव होता है, ठीक है, सदन के द्वारा, क्यों नहीं लग रहा है? जाओ, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि अगर चुनाव होता है, ठीक है, तो इनका एक लिस्ट जारी होता है। जैसे आपके लोकसभा है ना, इधर थोड़ा समझिए, लोकसभा में आपके क्या है, सदस्यों के द्वारा एक जने को क्या चुनते हैं, अध्यक्ष चुना जाता है। ये राष्ट्रपति वाला नहीं है ना, राष्ट्रपति अगर ये पद नहीं है तब वो चुनेंगे। लेकिन जब लोकसभा में आकर अध्यक्ष की चुनाव हो जाता है सदन के सदस्यों के द्वारा, तो उस कंडीशन में एक जने अध्यक्ष बनेगा, एक जने उपाध्यक्ष बनता है, ठीक है। और है ना, इसमें आपके अलग से और लिस्ट होता है, लिस्ट मतलब 10 लोगों का एक लिस्ट जारी होता है ना। लिस्ट मतलब ये कि देखो अगर अध्यक्ष नहीं है तो उस दिन की, है ना, इसके जब हम कौन अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी नहीं तो आपकी जो 10 लोगों की लिस्ट है उसमें आपके कोई ना कोई व्यक्ति तो रहेगा ना भाई, तो वही व्यक्ति क्या करेगा, सदन की कार्यवाही का संचालन करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये कंडीशन तब की जब अगर ऐसे मामले अगर हो तब की बात है, अगर ये सदस्य अध्यक्ष नहीं है तब के बात है ये, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 91 आपके ये है आपके राज्यसभा के लिए है, और ये 95 आपके है लोकसभा के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर आपके, इसके बाद आपके आर्टिकल 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 85 और 108 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद रख लेना। आर्टिकल 108, ठीक है। आर्टिकल 108 है आपके संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, या इसको ऐसा लिखो, राष्ट्रपति दोनों सदन को या दोनों सदन का लिखो ना, दोनों सदन का एक साथ, सदन का एक साथ संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति दोनों सदन का एक साथ संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है ना, कंडक्ट करा सकता है संयुक्त अधिवेशन। तो एक प्रकार से आर्टिकल 108 आपके क्या है, संयुक्त अधिवेशन, है ना। यहां पास मैं टिप करके लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना, टिप, संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक, साधारण विधेयक में बुलाया जाता है। कहां नहीं समझ में आ रहा है भाई? राष्ट्रपति दोनों सदन का, दोनों सदन का, सदन का हो गया क्या जी, चलो एक ठो हटा दो ना, क्या दिक्कत है। राष्ट्रपति दोनों सदन का एक साथ संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 108 आपके प्रदान करता है किसका, संयुक्त अधिवेशन का, ठीक है। और इसमें लिखा है देखो नीचे, संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक में बुलाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है, ठीक है, कि कब बुलाया जाएगा इसको समझते फिर से, वही प्रक्रिया है राज्यसभा और लोकसभा, इसी को समझना है आपको। देखो मैं बताया था कि कोई भी अगर कानून बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके प्रस्ताव लाए जाएंगे। तो प्रस्ताव या तो किसी भी सदन में ला सकते हैं ना, चाहे तो हम राज्यसभा में, चाहे तो लोकसभा में। यदि राज्यसभा लेकर के आया है, राज्यसभा में पारित हो गया, पारित होने के बाद आपके कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा।
लेकिन लोकसभा इस प्रस्ताव में चर्चा ही करना नहीं चाह रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब मामले को बहुत दिन तक वो रोक करके रखा है। ठीक है, पहला पॉइंट। या फिर ऐसा हो सकता है कि राज्यसभा कुछ और चाहता है, जो प्रस्ताव लाए हैं, लोकसभा का उस प्रस्ताव में कुछ अलग मत है कि इसमें कुछ अलग सुधार होना चाहिए। और यही सेम कंडीशन ऐसा हो सकता है कि लोकसभा पारित कर चुका है लेकिन राज्यसभा क्या है, अलग मत चाहता है। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति को अधिकार है कि इन दोनों को एक साथ आपके उस प्रस्ताव में है ना, जिस प्रस्ताव में आपके चर्चा कर रहे हैं, या फिर विधेयक मान के चलो, जिस विधेयक में आपके ये चर्चा कर रहे हैं, उस विधेयक को पारित करने के लिए आपके दोनों को एक साथ बुला करके अधिवेशन करवाएगा, एक साथ बैठा करके। ठीक है, तो बैठाएंगे दोनों सदन, आपके चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद आपकी वोटिंग किया जाएगा, और वोटिंग के बाद फिर उस विधेयक को क्या किया जाएगा, पारित करवाया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं आपके संयुक्त अधिवेशन। फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर किसी विधेयक में अगर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद है, मतलब राज्यसभा पास कर दिया है, लोकसभा कुछ जवाब नहीं दे रहा है, या लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा चुपचाप दबा करके बैठ गया है, ठीक है, और वो आपके जो विधेयक है वो आपके बहुत अनिवार्य है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति को अधिकार है कि उस विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदन को एक साथ बुला करके संयुक्त अधिवेशन बैठाएगा। ठीक है, और उसमें चर्चा करवाएगा, और चर्चा करवाने के बाद उसको पारित करवाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं आपके संयुक्त अधिवेशन। अब ध्यान रखेंगे, देखो यहां पास आपके आर्टिकल 108 है, तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत आपके संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। दूसरा पॉइंट, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो कौन, राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बुलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष, है ना। तो यहां पास आप लिखो इसको ना, टिप नंबर आपके ये 2 है। ठीक है, अध्यक्षता हमेशा, है ना, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अच्छा, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो, अगर बाय द वे लोकसभा अध्यक्ष अगर अब्सेंट है तो उपाध्यक्ष करेगा। अच्छा, ये भी नहीं है तो ये करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, ये 3 लोगों का नाम आप लिख लेना। अध्यक्षता, हाँ, सभापति एक्चुअल में उपराष्ट्रपति ही होता है, तो आपके उसको अधिकार नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि उपराष्ट्रपति आपके क्या है, सदन का एक्चुअल में आपके वास्तविक सदस्य नहीं होता है वो। भाई जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का वास्तविक सदस्य नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति आपके राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुन करके नहीं आते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बोल रहा हूं ना, उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा के प्रत्यक्ष सदस्य नहीं होते हैं, या सदन के डायरेक्ट सदस्य नहीं होते हैं। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का, वो आपके पदेन सभापति होता है, कहां का, राज्यसभा का। ठीक है, इसको समझिए थोड़ा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो आपके डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, सभापति बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब यह है कि राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता है। भाई सदस्य वो होंगे ना जो आपके 500 कितने लोग, सॉरी 245 लोग, यही लोग सदस्य है, तो 245 में उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके बाद भी यहाँ के सभापति होते हैं, कैसे होते हैं, तो पदेन सभापति होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो आपके राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी कारण आपके ये क्या नहीं है, ये सदस्य नहीं है, किसका, राज्यसभा का। इसी कारण इसको यहां नहीं लिया गया है। भैया अध्यक्षता कौन करेगा, या तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, या आपके सदन के ही सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष भी आपके सदन के ही सदस्य होते हैं, और यहाँ उपसभापति लिखा है, ये भी आपके सदन के ही सदस्य होते हैं। ये आपके सदन के सदस्य नहीं होते, कौन, उपराष्ट्रपति। इसी कारण यहाँ नहीं लिखा है। आप पूछे ना कि सभापति क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सभापति आपके राज्यसभा के सदन का सदस्य नहीं है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए पहले, कि ऊपर ऊपर तो नहीं निकल जा रहा है। ठीक है, बहुत मैं बेसिक से समझा रहा हूं, पूरा डिटेल से, है ना। तो आप थोड़ा समझते चलिए ना, एक बार में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, घर में जाकर के एक बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसका ऑप्शन बनाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना ऑप्शन बनाए आपको 0 है। फिर केवल पढ़ लेने से या थ्योरी समझ लेने से नहीं होगा, समझने के बाद आपको क्वेश्चन बनाना है घर में जाकर के। लुसेंट का बुक रखें कि नहीं रखें आप लोग,
लुसेंट का ऑप्शनल बुक, जो लोग नहीं रखे कम से कम ऑप्शनल बुक रखो। थ्योरी अभी नहीं ले रहे हो कोई भी बुक तो कोई जरूरत भी नहीं है ना, हम इतना पढ़ा ही देते हैं कि आप लोग को अलग से बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि रेफरेंस के लिए अगर रखना है बुक तो रख सकते हो, मैं बता भी दिया हूँ बुक का नाम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। और दूसरा ये कि थ्योरी पढ़ने के बाद घर में जाकर के ऑप्शन लगाइए आप। टेस्ट पेपर कौन कौन दिलाए थे? सब दिलाए थे आप लोग? कौन नहीं दिलाए थे बताओ? चलो जो लोग नहीं दिलाए थे छोड़ो, जो लोग दिलाए थे उससे क्वेश्चन बना के नहीं बनाए बताइए कॉन्स्टिट्यूशन का। वही क्वेश्चन दिए थे ना जो हम लोग पढ़े हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया आप लोग को, ठीक है। 2 बार अगर आप शांत दिमाग से पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग प्रॉपर क्लास किए हैं तो, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर 1 साल ठीक ठाक अगर क्लास करता है सीजीपीएससी का, तो उसको पूरा माइंड क्लियर हो जाता है कि सिलेबस क्या चीज है। लेकिन केवल 1 साल में अगर आप सोच रहे हैं कि पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, बिना और दूसरा तैयारी के, तो नहीं होने वाला है। केवल क्लास करने से नहीं मिलेगा पोस्ट। क्लास के बाद जाकर के यहाँ 3 घंटे की क्लास है, 6 घंटा आपको घर में जाकर के पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन बनाना है, डेली का मैथ्स आप बनाएंगे, मिनिमम कम से कम 1 घंटा तो मैथ्स के लिए निकालिए जो लोग नॉन मैथ्स वाले हैं, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट तक ना छोड़ना नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि आज नहीं बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा दिन के बाद चालू करेंगे। अगर छोड़ते छोड़ते जाएंगे तो एक समय ऐसे छूटेगा तो आपको फिर मन भी नहीं लगेगा उसमें पढ़ने का। तो मैं ये बात कर रहा हूँ मैथ्स के लिए, खास करके मैथ्स ऐसा होता है कि छोड़ो आज मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में हमको थोड़ा अच्छा भी लगता है जो लोग नॉन मैथ्स वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी में भुलाए रह जाएंगे, समझ में आ रहा है। खाली थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी तो सब पढ़े ना, जो लोग कोचिंग नहीं आ रहे वो लोग भी बुक में पढ़ ही रहे हैं, घर में नहीं पढ़ रहे हैं बताइए। ऐसा नहीं समझना है कि मैं कोचिंग आ रहा हूं तो मुझे ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। घर में जो अगर जो तैयारी नहीं करे वो भी आपके घर में पढ़ ही रहे हैं, बस अर्थे अंतर क्या है कि घर में जो पढ़ रहे हैं, जो 2 घंटा में पढ़े हम उसको आपको यहाँ 1 घंटा में समझा रहे हैं। ये पूरा विधायिका समझने में उसको 3 दिन लग जाएगा, 2-2 घंटा अगर पढ़ेगा तब भी। ये जितना बातें जो लिखा हुआ है आप खुद से पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे, इसको बुक में तो दिया हुआ है, समझ पाएंगे सब चीज, समझेंगे लेकिन टाइम लगेगा। कम से कम मिनिमम आपको विधायिका को ही समझने में 3 दिन लग जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ 1 घंटा में समझा रहे हैं। तो अंतर केवल कोचिंग का यही अंतर है कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं, केवल जो चीज जो व्यक्ति नॉन कोचिंग वाले घर में उसको कम से कम 2 से 3 साल लगेगा पूरा सिलेबस समझने में, तैयारी करने में। लेकिन जो कोचिंग आ रहे हैं वो आपके 1 साल में तैयार होते हैं, वो यही अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है उसका। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट, थ्योरी तो सब पढ़ ही रहे हैं, बता रहा हूं मैं, यहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हो, घर में वाले भी पढ़ ही रहे हैं, जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं। तो अंतर क्या चीज का अंतर है? आपके मैथ्स है ना और रीजनिंग वगैरह का। तो मैथ्स का आप डेली बनाइए। दूसरा ये कि ऑप्शन बनाइए। यहाँ आप थ्योरी पढ़ रहे हो, घर में जाकर के एक बार सरसरी तौर पर देखे। भाई 1 घंटे क्लास आपको 15 मिनट लगेगा मेरे को लगता है, घर में जाकर के अगर आप देखेंगे तो कितना लगेगा, ज्यादा ज्यादा 15 मिनट समझने में, ठीक है। उसके बाद आप रात में आप 1 घंटा या आधा घंटा उसका ऑप्शन बनाइए, निकालिए आप राष्ट्रपति का विधायिक शक्ति, ठीक है, और आप पलटाइए पेज, कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है और कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है उसको आप यहाँ करके पूछिए फिर, सर उसमें ये क्वेश्चन दिया था क्यों नहीं बना है, इसमें क्या चीज है। तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो डाउट क्लियर होगा, समझ में आ रहा है, या डाउट उत्पन्न होगा। जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है कि बस केवल क्लास ही करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए। कितना कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग का टेस्ट में, एटलीस्ट अगर आप लोग टोटल क्लास कर रहे हो, ठीक है, और जो अभी तो छोटा छोटा टॉपिक मिले रहे हैं ना भाई, उतने टॉपिक से अगर आप लोग का कम से कम 35 के आसपास अगर बन रहा है सही, 30 से 35, तब आपका एवरेज ठीक है। अगर उससे कम बन रहा है तो फिर समस्या वाली बात है, समझ में आ रहा है। क्योंकि भाई छोटा छोटा टॉपिक का अगर जो पढ़ा रहे हैं उसी का अगर आप एक हफ्ते में टेस्ट दे रहे हैं और उसमें अगर 50 में से अगर 35 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो समस्या तो है कि नहीं है बताइए। समझ में आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा तैयारी कीजिए, ठीक है। कितना बना आपका? 42। हाँ तब ठीक है आपका, मतलब 40 प्लस 45 प्लस अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ठीक ठाक है, फिर एवरेज है। मतलब आप कंपटीशन में हैं। कौन से कंपटीशन में? जो परीक्षा होगा उसमें। यहाँ का कंपटीशन से हमको थोड़ी ना मतलब है, यहाँ तो आप लोग गिनती के लोग हैं, बाकी बाहर आप निकलिए, आप कितने लोग हैं। एक फॉर्म आप देख रहे हो कितना कितना जा रहा है, 1 लाख से ऊपर फॉर्म जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई भी फॉर्म निकलता है तो वैकेंसी, तो हमको उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। समझ में आ रहा है। चले आगे चले फिर, ठीक है। ज्ञान की बातें क्या है, जोशी सर का है, मैं ज्यादा है ना देता नहीं हूँ ये सब चीज, ठीक है। लेकिन समझाना भी जरूरी है आप लोग को, ठीक है, कि क्या चीज होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो आपके सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। मैं कितना गुब्बारा भरूं बताऊं, मैं आप लोग के ऊपर कितना हवा भरूं। आज अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको मन में भी लग रहा होगा नहीं मैं जाकर के एकदम पढ़ूंगी आज तो, अब मैं है ना, कुछ भी हो जाए पढ़ना है मतलब पढ़ना है। वो आपके 2 दिन में हवा फूस हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? 2 दिन या 1 हफ्ता ज्यादा ज्यादा। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन होना है, खुद से आपको अंतरात्मा जगना चाहिए कि नहीं मैं अगर ये नहीं करूंगी तो क्या करूंगी भविष्य में। माँ बाप का प्रेशर है, शादी का प्रेशर, लड़कियों हो तो आप जान ही रहे हो सबसे बड़ा प्रेशर किसका है, शादी का प्रेशर है। अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे, टाइम कितना है, लिमिट है ना आपके लिए। लड़कों को तो कम से कम मिल भी जाता है टाइम, है ना, लड़कियों के लिए टाइम लिमिट है। तो उस लिमिट टाइम में ही आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होंगे तब तक आपके कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? बाहरी मोटिवेशन आपके लंबे समय तक नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, ये हो गया आपके आर्टिकल 108 समझ में आया? क्या है ये? संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन केवल कौन से विधेयक में लाए जाएंगे? साधारण विधेयक में। आपको ऑप्शन में ये भी रहेगा, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक। ये आपके रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयक में आपके संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो केवल साधारण विधेयक। समझ में आ रहा है? ठीक है, वित्त विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे चलते फिर आपके कौन सा है बताइए? अनुच्छेद 1 to 3 अध्यादेश है ना, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश मतलब होता है आपके अस्थायी कानून, अस्थायी कानून। अब आप याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे आपके गवर्नर जनरल का अध्यादेश। अरे जब मैं संविधान संशोधन पढ़ाया था, सॉरी संवैधानिक विकास, तो उस समय मैं बताया था आपको कि गवर्नर जनरल को भी उस समय आपके क्या दिया गया था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो अध्यादेश मतलब होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, देखो कानून कौन बनाता है हमारे देश में? संसद बनाता है, यही बनाता है ना भाई। और ये कानून तब बनता है जब आपके सत्र चलते हैं इसके, और 3 सत्र होते हैं बताया हूं। ठीक है, अगर किसी कारणवश बीच में कोई कानून बनाना है जब सत्र आपके ना चल रहे हो, मतलब सत्र 3 ही बार चलते हैं ना साल में, हमेशा सत्र नहीं चलते हैं। मैं बताया हूं आपके लगभग लगभग 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, अधिकतम 60 दिन तक सत्र चलेगा, 2 महीने तक। लेकिन बीच में आपके गैप रहेगा। उस गैप के दौरान जब आपके सत्र ना चल रहे हो, उस कंडीशन में यदि कोई कानून बनाना है, किसी विषय में सरकार को कानून बनाना बहुत आवश्यक है, तो उस कंडीशन में उस कानून को वो राष्ट्रपति के माध्यम से आपके अध्यादेश के रूप में लागू किया जाता है या अध्यादेश के रूप में लाया जाता है। ये इसको, इस कानून को वही शक्ति है, वही पावर प्राप्त होता है जो आपकी किसको पावर, जो संसद से आपके पारित होकर के आते हैं। कमिंग कमिंग फिर से एक बार समझिए, ये अध्यादेश की वही शक्ति होती है जो आपके संसद से पारित होकर के आते हैं। बशर्ते नियम क्या है कि ये जो अध्यादेश है, ठीक है, ये आपके 6 माह तक क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। 6 माह तक क्या होते हैं आपके, प्रभावी होते हैं ना। मतलब ये है कि राष्ट्रपति यदि अध्यादेश जारी करता है तो अधिकतम ये अध्यादेश कानून के रूप में कितने दिन तक लागू रहेगा, 6 महीने तक। क्यों? क्योंकि ये जो अध्यादेश है, ठीक है, इस 6 महीने के भीतर, 6 महीने तक जो प्रभावी रहेगा ना, इस 6 महीने के भीतर यदि कभी भी सत्र चालू होता है, कोई भी सत्र, तो उस सत्र में इस अध्यादेश को वहां पारित कराना अनिवार्य है। कहां? संसद में। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, ये जो अध्यादेश है इसकी जो पावर है, ये जो शक्ति अधिकतम 6 महीने तक रहती है। इस 6 महीने के दौरान इस अध्यादेश को संसद के सत्र से पारित होना अनिवार्य है। यदि पारित हो जाएगा ये अध्यादेश तो ये कानून बन जाएगा हमेशा के लिए। अगर पारित नहीं होता है 6 महीने के भीतर या 6 महीने, है ना, 6 महीने के अंतर्गत, तो ये अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं समझाना चाह रहा हूं वो? ठीक है, फिर से एक बार समझिए ना, अध्यादेश क्या होता है, ये कानून होता है जब आपके संसद के सत्र ना चल रहे हो, तो उस कंडीशन में यदि किसी विषय में सरकार को कानून बनाना है तो उस कानून को वो राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश के रूप में लागू कर सकता है। लेकिन ये जो कानून है अध्यादेश के रूप में जो आया है, ये कानून हमेशा कितने समय के लिए रहेंगे, 6 महीने के लिए प्रभावी रहेगा। ठीक है, अगर 6 महीने के भीतर ये सदन से, मतलब किसी भी सदन से पारित हो जाता है, ठीक है, संसद के सत्र चालू होगा और उस सत्र में अगर ये सदन से पारित हो जाएगा, तभी जाकर के ये क्या रहेगा, कानून बनेगा। अगर 6 महीने के भीतर ये पारित नहीं होता है तो उस कंडीशन में अध्यादेश स्वतः समाप्त माना जाएगा। समझ में आ रहा है?
दूसरा एक पॉइंट और पूछा जाता है कि ये सदन सत्र अगर चालू होता है तो कितने दिन के भीतर आपके पारित होना चाहिए। सत्र शुरुआत अगर होता है तो सत्र अगर जब शुरुआत हो जाएंगे तो इसको 6 सप्ताह के भीतर पारित होना चाहिए। 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है। मतलब मान के चलो कि अध्यादेश आपके लाए हैं, है ना, अभी मान के चलो आपके अगस्त हम लाए हैं, ठीक है। तो अगस्त हम लाए हैं तो अगस्त से 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, जनवरी तक रहेगा ये। तो अब देखो अगस्त से जनवरी के बीच में आपके कभी ना कभी क्या चलेगा, सत्र चलेगा ना भाई। हो सकता है आपके नवंबर में आपके सत्र स्टार्ट हो, नवंबर, नवंबर, है ना, आपके ये सत्र शुरुआत हो। तो नवंबर में जब सत्र शुरुआत होगा, ठीक है, तो इस नवंबर में सत्र जब शुरुआत होगा तो इस सत्र के 6 सप्ताह, सत्र के स्टार्ट होने के 6 सप्ताह के भीतर इसको पारित होना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी मैं बताया ना कि 6 सप्ताह मतलब कितना दिन हो गया, 6 सप्ताह 42 दिन, लगभग लगभग 40 दिन हो गया। अगर इतने दिन के भीतर भी यदि ये पारित नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये बाद में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है? तो दो कंडीशन है। पहला पॉइंट, अध्यादेश आएगा अधिकतम कितने महीने तक रहता है, 6 महीने तक। और अगर सदन की सत्र चालू हो जाएगा तो इसको कितने दिन के भीतर पारित होना चाहिए, 6 सप्ताह। अगर पारित नहीं होगा या फिर अगर 6 महीने से अधिक हो गया तो दोनों कंडीशन में ये अध्यादेश क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, थोड़ा आपको है ना पेचीदा अगर लग रहा होगा अलग बात है, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं आपको कि कैसे ये प्रक्रिया होता है, हमारे देश का कानून कैसे बनता है ये। समझ में आ रहा है? चले, तो इसको मैं इनवर्ड में थोड़ा लिखा देता हूं मैं, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना, स्थायी अस्थायी कानून है लिखा है, ठीक है, और 6 माह प्रभावी होता है ना। इसको थोड़ा मिटाते हैं अपन, लिखते हैं अलग से ऐसा, ठीक है। यह अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक है, सत्र, एक मिनट रुको, थोड़ा लेट लिखा करो ना, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश है ना, अस्थायी कानून, ठीक है। जब सदन का सत्र ना चल रहे हो तो सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से, है ना, राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी विषय पर अध्यादेश के रूप में क्या कर सकता है, कानून ला सकता है, ठीक है, कानून ला सकता है ना। अच्छा, ये कैसे मामले रहेंगे तो, है ना, संघ और समवर्ती सूची वाले आपके विषय रहेंगे, ठीक है। क्योंकि राज्य सूची के विषय में आपके किसको अधिकार है, राज्य सरकार को अधिकार है, ठीक है। तो उन्हीं विषय में लाएंगे जिसमें आपके संघ, संघ प्लस समवर्ती सूची के विषय में लिख लेना, है ना, के विषय में, है ना, ला सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह अध्यादेश सत्र शुरुआत, सत्र शुरुआत के 6 सप्ताह के भीतर, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना ना, गलत मत लिखना, 6 सप्ताह के भीतर, यह अध्यादेश सत्र शुरुआत के 6 सप्ताह के भीतर सदन से पारित होना चाहिए, है ना, है ना। दूसरा ये कि अध्यादेश अधिकतम कितने दिन के लिए, तो 6 माह हेतु प्रभावी होता है, प्रभावी होता है ना, ध्यान रखेंगे। मतलब ये है कि अगर 6 महीना हो गया उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा,
यदि अगर सत्र के दौरान 6 सप्ताह के भीतर अगर नहीं पारित हो तब भी क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। फिर से एक बार बोल देते हैं, जब सदन का सत्र ना चल रहे हो तो सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी विषय पर क्या ला सकते हैं, अध्यादेश के रूप में कानून ला सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार आप ध्यान रखें, देखो 1 2 3 है ना, ऐसे याद रखेंगे 1 2 3 और एक होता है 2 1 3। 1 2 3 राष्ट्रपति के लिए है, 2 1 3 राज्यपाल के लिए है। ठीक है, तो ऐसा आपको दोनों को याद रखना है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है, आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है कि अध्यादेश सत्र शुरुआत के 6 सप्ताह के भीतर सदन से पारित होना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नीचे आपके लिखा है कि अध्यादेश का अधिकतम है ना 6 महीना तक प्रभावी रहता है, मतलब ये कानून के रूप में 6 महीने तक लागू रहेंगे। यदि सदन से पारित हो गया तो आपके कानून बन जाएगा लंबे समय के लिए, लेकिन अगर पारित नहीं हो जाएगा तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ राष्ट्रपति से प्रत्यक्ष जुड़े आपके आर्टिकल। उसके बाद आपके हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, वो मैं आर्टिकल आपको लिखाया हूं मैं। ठीक है, तो उसको हम कल चर्चा करेंगे फिर। ठीक है, ठीक, थैंक यू फिर।